ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच पिछले 19 दिनों से चल रही जंग ने विश्व शांति के लिए गंभीर खतरे की घंटी बजा दी है। यह युद्ध पहले से ही लाखों लोगों की जिंदगियां प्रभावित कर चुका है और क्षेत्रीय तनाव को बेतहाशा बढ़ा चुका है। इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ किए गए हवाई हमलों और ईरान द्वारा अपनी प्रतिक्रिया में मिसाइल हमलों से स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह युद्ध केवल इजराइल और अमेरिका की एक रणनीतिक पहल नहीं है, बल्कि ईरान के अपनी सुरक्षा हितों की रक्षा का मुद्दा भी है। ईरान जो खुद को क्षेत्रीय शक्ति मानता है, उसने अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने और विदेश नीति में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस युद्ध का सहारा ले लिया। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि ईरान अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार हमले कर रहा है, चाहे वो दुबई एयरपोर्ट पर मिसाइल दागने की घटना हो या फिर यूएई और सऊदी अरब पर ड्रोन हमले। लेकिन क्या ये 19 दिन से चल रहा ये युद्ध सच में दुनिया को शांति की ओर ले जा रहा है? क्या इससे केवल युद्ध की स्थिति में इजाफा नहीं हो रहा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन जमीन पर हालात इससे बिल्कुल उलट दिख रहे हैं। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हवाई हमले किए और ईरान के बड़े सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी और सेना के एक बड़े कमांडर को मार गिराने का भी दावा कर दिया। वहीं अमेरिका ने तेहरान, तबरीज, शिराज और चाबहार जैसे बड़े शहरों और इलाकों पर सटीक हमले किए। अब तक 3000 से ज्यादा ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। यह जंग 28 फरवरी से चल रही है। ईरान चुप नहीं बैठा है, उसने दुबई एयरपोर्ट के पास मिसाइलें दागी और यूएई के तेल ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए। सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन पर भी ईरानी हथियार गिरे। इन हमलों का असर पूरी दुनिया पर अब पड़ रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में हुए एक हवाई हमले में वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी की मौत के बाद देश की राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ताजा हमले में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने ईरान के दोरुद शहर को निशाना बना दिया है। इस हवाई हमले में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि 56 लोग घायल हो गए। क्षेत्र में तनाव चरम पर है और इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने ईरान पर गंभीर आरोप लगा दिए। अल्बनीज का कहना है कि ईरानी शासन खाड़ी क्षेत्र के अपने पड़ोसी देशों पर लगातार और मनमाने हमले कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह स्वीकार करना जरूरी है कि ईरान की ये हरकतें पूरे क्षेत्र की शांति के लिए खतरा बन रही है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बड़ा बयान भी दे दिया है। उनका कहना है कि इजराइल और खासकर नेतन्याहू ने अमेरिका को इस युद्ध में घसीटा है। अरागची के मुताबिक अमेरिका अब एक कठिन स्थिति में फंस गया है और उसे अपनी गलती मानकर आक्रामकता खत्म करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि जो पहले आत्मसमर्पण की मांग कर रहे थे, वे अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए दूसरों से मदद मांग रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका में मची सियासी हलचल के बीच नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के चीफ जो कैंट ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कैंट इस युद्ध के बीच में साथ छोड़ने वाले पहले बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ईरान से अमेरिका को कोई सीधा खतरा नहीं है। यह जंग सिर्फ इजराइल के दबाव में शुरू की गई है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इन दावों को पूरी तरह से झूठा बताकर खारिज कर दिया है। आज के इस डिबेट में हम इस जंग के गहरे असर, रणनीतियों और इसके भविष्य पर चर्चा करेंगे कि क्या दुनिया को युद्ध की स्थिति से बचाने का कोई और रास्ता है? क्या संवाद और कूटनीति ही इसका समाधान हो सकती है? और इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। मेजर अभिनय डोगरा रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं और साथ ही विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजवात जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सीधा सबसे पहले चलते हैं विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजवात जी के पास। अरविंद जी, जिस तरीके का एक 19वां दिन मैं कहूंगी मिडिल ईस्ट में युद्ध का हो चुका और लगातार इजराइल हो या ईरान हो, दोनों ही मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि शायद अगर अमेरिका इन दोनों के बीच नहीं होता तो यह लड़ाई बहुत पहले रुक गई होती। बिल्कुल ऐसा कहना तो मुझे लगता है शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि इजराइल के लिए ये हमेशा से अस्तित्व की लड़ाई रही है और वह इसमें लगे रहना चाहेगा। और इजराइल की ये कोशिश रहेगी कि अमेरिका का इस्तेमाल करके जितना
जल्दी हो सके उसके जितने भी मिसाइल भंडार हैं या जितने भी जो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस की जो जगह हैं और वहां पे जो उन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा है उस पर जी। जितना अधिकतम पॉसिबल हो उसे खत्म कर दिया जाए। तो इसराइल को जल्दी नहीं है इस युद्ध को खत्म करने की। ईरान में रणनीतिक धैर्य है, वह चाहता है कि ये युद्ध तो जल्दी खत्म हो पर वह अमेरिका की शर्तों पे ना हो। इसराइल वहां एक मिनिमम सिक्योरिटी चाहता है कि भविष्य में इस तरीके के हमले ना हो और अमेरिका को एक सबक सिखा देना चाहता है ताकि भविष्य में जब उसकी तरफ दोबारा से वह आंख उठा के देखें तो उसे सोचना पड़े दोबारा। अमेरिका पता नहीं इस युद्ध में क्यों कूदा, यह समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसराइल के लिए जरूर एग्जिस्टेंस की लड़ाई थी पर अमेरिका के लिए ये चॉइस की लड़ाई थी। और जैसा कि बहुत सारे जो ट्रंप का साथ छोड़कर जो उसके जो पूर्व सलाहकार जो तमाम लोग हैं उन्होंने बार बार ये कहा है कि इसकी जो वजह है वो कहीं ना कहीं जो ज्यूस लॉबीज हैं तो जिन्होंने माइंड मेकअप किया, खासकर बेन्यामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप साहब का माइंड मेकअप किया जी। और हमें पता है कि जो अमेरिकन मीडिया में जो ज्यूस लॉबी है वो काफी ताकतवर है। जितने भी बड़े जो अखबार के घराने, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो जी। या कि फेसबुक से लेकर जो तमाम जो है कहीं ना कहीं जो ज्यूस लॉबी का काफी बड़ा दखल रहता है। तो यह तमाम चीजें हैं जो कि अमेरिका को इस युद्ध में धकेलती है। तो यही है, अब देखते हैं कि इस युद्ध का अंत क्या होगा। भारत के लिए तो वाकई थोड़ा सा असहज करने वाली स्थिति है, जिससे मुझे लगता है कि सरकार बहुत ही बेहतर स्थिति से निपट रही है और आगे वह अपनी स्ट्रेटजी बना रही है। नंदिनी जी। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से हालात लगातार मिडिल ईस्ट में पैदा हो रहे हैं, चिंताजनक बात अब कहीं ना कहीं भारत के लिए भी खड़ा हो रहा है। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़े हैं, मेजर अभिनय डोगरा। अभिनय जी, जिस तरीके के हालात, ईरान को एक तरीके से बड़ा झटका 19वें दिन में लगा जब सबसे बड़े उनके नेता को मार गिराया गया, तो क्या अब ऐसा कहा जा सकता है कि कमांड और कंट्रोल दोनों ही ईरान का जो है कमजोर होता दिख रहा है, या अभी भी ईरान कोई जवाबी कार्रवाई दोबारा से करेगा इजराइल की तरफ? देखिए, जहां तक ईरान की बात है, ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा। उनको बहुत ही क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं। ये युद्ध उनकी टॉप लीडरशिप के खिलाफ अमेरिका और इजराइल द्वारा किया जा रहा है। जो इजरायली टैक्टिक्स हैं, जो अमेरिकन टैक्टिक्स हैं, वो ऑलराउंड प्रेशर की हैं। टॉप लीडरशिप को, फुट सोल्जर्स को, मिडिल लेवल लीडरशिप्स को, वो टोटल एट ऑल लेवल्स टारगेट कर रहे हैं। तो जो IRGC है और जो इनकी फौज है, उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि रिटेलिएशन फिक्स टारगेट्स के अगेंस्ट कब करना और कैसे करना है। और वो ये काम ईरान पहले भी लगातार कर रहा है और आगे भी लगातार करता रहेगा, इसमें कोई दौराई नहीं है। जी बिल्कुल। और अभिनय जी, जिस तरीके के हालात हम लगातार देख रहे हैं, एक तरीके से लोगों को चिंता, भारत में भी जो लोग रह रहे हैं उनकी भी चिंता लगातार बढ़ रही है कि जब तक ये युद्ध चलेगा, क्या ये अब तीसरा वर्ल्ड वॉर का एक साइन बनता जा रहा है और क्या इसका असर आने वाले दिनों में भारत पर भी पड़ेगा? देखिए, भारत नंदिनी जी, दरअसल ओके, सवाल किन से हैं? शायद अभिनव जी से हैं। जी जी, अभिनय जी, जी मैं आपके पास आऊंगी अरविंद जी इसके बाद। जी अच्छा, जहां तक ये भारत की इन्वॉल्वमेंट की बात है, भारत ऑटोमेटिकली डोमिनो इफेक्ट इस पे आ रहा है। आर्थिक तौर पे तो बिल्कुल ही मैं कहूंगा कि ये एक डोमिनो इफेक्ट है, जो जहां पे तेल और गैस के प्राइसेस का फर्क तो पड़ना ही, शॉर्ट टर्म प्राइसेस पे फर्क तो पड़ना ही था। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म असेसमेंट है वो भी अभी देखने में बात रहेगी ओवर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स की क्या असर पड़ता है। एंड जहां तक सैन्य इन्वॉल्वमेंट की बात है, भारत इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा एंड डिप्लोमेसी का पाथ जो है वो परस्यू करता रहेगा। जी बिल्कुल। और अगला सवाल अरविंद जी मेरा आपसे है कि जिस तरीके का ईरान दावा कर रहा है लगातार कि नेतन्याहू ने जो है अमेरिका को इस युद्ध में घसीटा है और ये जो पूरी लड़ाई एक तरीके से चल रही है, इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर के खींच रहे हैं, कितनी सच्चाई इस बात में आपको लगती है? आपका माइक बहुत सारे जो ये केवल ईरान का ही कहना नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी अरविंद जी। जी जी, ये केवल ईरान का ही कहना नहीं है। तमाम जो अमेरिका के जो पुराने जो एडवाइजर्स थे, जिन्होंने या तो किसी न किसी कारण से ट्रंप साहब से दोस्ती नहीं बनने के कारण इस्तीफा दे दिया, या जो कि किसी न किसी कारणों से जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की नीतियों से खुश नहीं है, तो वो भी ये कह रहे हैं कि ये नेतन्याहू थे जिन्होंने अमेरिका को इस युद्ध में घसीटा है। तो
तो यह चीज तो है ही जो ईरान कह रहा है, तमाम लोग और भी कह रहे हैं। उसके अलावा यह है कि जो अमेरिका और जो ईरान है वो बहुत उन्होंने लंबा युद्ध छेड़ रहे हैं या लंबा कर रहे हैं जी। इसके पीछे दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। जो खासकर ईरान है वो ये कहना चाहता है कि देखिए, हमें तो आपने बिना वजह हम पे हमला किया, अपने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को दरकिनार करके हमला किया, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिसको वो खाली करने के लिए कह रहे हैं वो भी अगर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से देखा जाए तो वह ईरान की जलीय सीमा में आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जमीन होती है, जमीन से 12 माइल तक की जो दूरी होती है उसको सीमा माना जाता है, जो जलीय सीमा है। तो ऐसे में ईरान का एकदम साफ कहना है कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो ईरान में है, वो कहाँ किसको गुजरने देना चाहता है, किसको नहीं गुजरने देना चाहता है, ये ईरान की मर्जी है, क्योंकि वो बहुत ही संकीर्ण सी स्ट्रेट है या जल डब्रू मध्य है। तो ऐसे में तो वो ये कह रहा है कि इसके लिए पूरी तरीके से जो जिम्मेदार है वो अमेरिका है, और उसने हमें काफी सालों से आर्थिक तौर पे बर्बाद करने की कोशिश की है, तो अभी वो केवल रिटेलिएट कर रहा है। तो यह तमाम चीजें हैं जो दोनों पक्ष कह रहे हैं, और अमेरिका के अपने तर्क हैं जिन तर्कों में कोई खास विशेष मुझे लगता है कि गौर करने की बात नहीं है, क्योंकि वह तमाम जो है नैतिकता की तमाम चीजों को दरकिनार करके अमेरिका यह सारी चीजें कर रहा है। नंदिनी जी। जी बिल्कुल। और अभिनय जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जिस तरीके का एक वर्ल्ड वॉर 3 भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो क्या इसका प्रभाव होगा, क्या इसको रोकने का कोई एक जो है एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है अमेरिका के पास जो है शांति प्रस्ताव आया, लेकिन अमेरिका ने बात नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोलते जा रहे हैं कि युद्ध जो है रुक जाएगा, युद्ध जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन जो तस्वीरें भी रोज निकल करके सामने आ रही हैं, जमीनी हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका पे साफ तौर पे प्रेशर तो है। देखिए, अमेरिका हालांकि सैन्य तौर पे जीत रहा है इस युद्ध को, एंड अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में सक्सेसफुल भी रहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पर इसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? क्या वो एक रेजिम चेंज लेके आ पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। जो युद्ध है, मैं अभी कहूंगा बिल्कुल जो गेम प्लान है युद्ध का वो अभी बिल्कुल बैलेंस बना हुआ है। कारण इसका यह है कि जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, वो अंडर प्रेशर भी है कि एक टाइम बाउंड एग्जिट प्लान से इस युद्ध को एग्जिट करे जी। ये उनपे ये इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं और मिलिट्री प्रेशर्स हैं और जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स हैं जो उनपे लगातार काम कर रहे हैं। और यूएस भी जानता है इस बात को कि उनको ना ही केवल ये युद्ध जीतना है, बट एक टाइमली एग्जिट करना है जिसकी वजह से रीजन स्टेबलाइज करें। और ये बात ईरान भी काफी हद तक जानता है। वो अमेरिका से मिलिटरीली नहीं जीत सकता है जी। एंड वो एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं कि हमारी रजीम किसी तरह सर्वाइव करे, और ये ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। अगर रजीम सर्वाइव कर जाती है जी, और अमेरिका को वहां से जान निकलना पड़ता है बिना रजीम चेंज के, तो ये एक ईरान के लिए एक मॉरल विक्ट्री होगी, और इसी पे ईरान काम कर रहा है। जी बिल्कुल। और अरविंद सिंह तेजावत जी भी मेरे साथ है। अरविंद जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की काफी ज्यादा चर्चा जो है हो रही है। अगर ये मुद्दा और ज्यादा बढ़ता है तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक मुद्दा वैश्विक आर्थिक संकट की वजह भी क्या बन सकता है आगे, या नहीं बन सकता है? क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए नंदिनी जी, अगर ये लड़ाई लंबी खींचती है जी, तो ऑफकोर्स ये वैश्विक संकट का मुद्दा बन ही रहा है। भारत की बात करें तो भारत सरकार के पास अभी 70 से 80 दिनों का ऑयल रिजर्व है जी, पर गैस के मामले में हमारी स्थिति वैसी नहीं है। तो यह तमाम चीजें हैं जो ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से देखें तो वहां से किस जहाज को गुजरने देना है, नहीं गुजरने देना, ये ईरान का अधिकार माना जा सकता है, खासकर उस सकड़े इलाके में जहां से ज्यादातर जहाज गुजरते हैं। अक्सर चर्चाएं होती है कि जो 1/5 है टोटल ट्रेड का वो इस स्ट्रेट से होता है। तो ये तमाम चीजें हैं। दूसरी बात ये कि जो दूसरे देशों को जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कन्विंस करना चाह रहे थे कि आप आए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ से खाली करवाएं, तो उन्होंने भी मना कर दिया, क्योंकि ये काफी रिस्की है। रिस्की इसलिए है कि अगर वहां पे जहाज जाते हैं तो जो वहां पे जो बारूद की जो सुरंगें बिछी हुई है वो जहाजों को नेस्तनाबूद कर सकती है और काफी बड़ा नुकसान खाकर वहां से गुजरना पड़ सकता है। ईरान ने अमेरिका को आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए एक और
कदम उठाया वो है कि जितने भी जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जहां जहां अमेरिका के बेस हैं, मिलिट्री बेस जी। हैं, उनको वो टारगेट कर रहा है। मिलिट्री बेस ही नहीं, वहां के एयरपोर्ट्स को टारगेट कर रहा है और उन होटल्स को टारगेट कर रहा है जहां अमेरिकन रुके हुए हैं। एम्बेसीज को भी टारगेट किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही इराक में जो अमेरिकन एम्बेसी है उसको भी टारगेट किया गया। तो इस तरीके से जो पूरे मिडल ईस्ट में जहां जहां ईरान हमले कर सकता है और ईरान अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है, वह पूरी कोशिश कर रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि ईरान यही कर सकता है क्योंकि इतना दूर उसके पास मिसाइलें नहीं है कि अमेरिका तक उसकी मिसाइलें पहुंच पाए और वह वाशिंगटन या न्यूयॉर्क में अपनी मिसाइलें दाग सके। तो अभी जो उसके लिए जो पॉसिबल हैं वो यही पॉसिबल है। और ऐसे में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो इस युद्ध को जीता हुआ बता रहे थे, जब जीता हुआ बता रहे थे तो जो खाग जो आइसलैंड है वहां पे वो क्यों कहना चाहते हैं कि उस पर कंट्रोल करना जरूरी है। अगर अमेरिकन फोर्सेस कभी इधर आती भी हैं ईरान में, अगर जो बूट्स ऑन लैंड्स बोलते हैं वो अगर होता है, तो ये सबसे पहले उनकी स्ट्रेटजी होती है इसी खाग जो आइसलैंड है इसको नेस्तनाबूद करना, क्योंकि ये इकोनॉमिक लाइन है। इससे जो आर्थिक जो जीवन रेखा है वो खत्म हो जाएगी ईरान की, और फिर उसके बाद में यहीं से सोल्जर्स आ सकते हैं अंदर ईरान के। तो यह तमाम चीजें हैं जो कि अमेरिका को काफी पेशोपेश में डालती है और ईरान अपना जो भी पॉसिबल डिफेंस है वो करना चाहता है। पर हाँ, इतना तय है नंदिनी जी कि अमेरिका की इन सब चीजों ने यह बता दिया है कि आगे आने वाली जो दुनिया है उसमें खाली चलेगी उसी की जो ताकतवर होगा। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं हैं वो लगभग खत्म हो चुकी है या उनका कोई दबदबा नहीं। जी बिल्कुल अरविंद जी बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरीके से युद्ध लगातार बढ़ रहा है और वो दिख ही रहा है कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में हालात किस तरीके से दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और आज युद्ध का 19वां दिन है। मेरे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, मेजर अभिनय डोगरा रक्षा विशेषज्ञ और साथ ही अरविंद सिंह तेजावत विदेश इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं मेरे साथ। और सीधा चलते हैं अभिनय जी के पास, रक्षा विशेषज्ञ। अभिनय जी, ईरान द्वारा यूएई हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, लगातार हमले हो रहे हैं, तो क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? युद्ध फैलाने की एक रणनीतिक सोच पहले से बनाई गई थी? क्या लगता है आपको? बिल्कुल नंदिनी जी, ये पहले से ही सोचा समझा प्लान था। ये एक तो मैं कह रहा हूं स्टैटिक टारगेट्स के अगेंस्ट उनको निशाना बनाना काफी इजी होता है, और ये बिल्कुल सोची समझी साजिश नहीं कहूंगा, सोची समझी एक स्ट्रैटेजी थी जो ईरान ने अपनाई। ईरान जानता है कि इकोनॉमिकली प्रेशर डाला जा सकता है, एंड ये जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो केवल रीजन को नहीं, केवल खाड़ी में मौजूद देशों को नहीं, बल्कि बाकी सारी जो एशियाई इकोनॉमिक कम्युनिटी है और जो यूरोपियन कम्युनिटी है उन पे भी बहुत गहरा असर डाल सकती है। और इसी के तहत ये प्री प्लान स्ट्रैटेजी से ये हमले हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे और वैश्विक तौर पे ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। और अरविंद जी भी मेरे साथ है। अरविंद जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है अमेरिका की तरफ से 3000 जो है मिसाइलें दागी गई हैं, ईरान के साथ युद्ध करने का एक बार असली कारण मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या सच में परमाणु उसका कार्यक्रम बताया जा रहा है या पीछे कुछ और जियोपॉलिटिकल इश्यूज ईरान की तरफ से निकल के आए जो ये युद्ध हो रहा है? देखिए, परमाणु तो बिल्कुल भी नहीं है, और अलग अलग विशेषज्ञ इसकी अलग अलग कारण बताते हैं कि ये लड़ाई क्यों हुई। सबसे मजेदार बात यह है कि इन दोनों ही देशों की बाउंड्री भी नहीं मिलती है, फिर क्लैशेस कैसे पैदा हो गए? ना तो इजराइल और ईरान की बाउंड्री मिलती है, ना अमेरिका की। जब सीमाएं नहीं मिलती है तो लड़ाई किस बात की है? तो पता चलता है कि जब 79 में जब ईरान में रिजिम चेंज हुआ था और अयतुल्ला खामनेई जब वहां पे उनके जो रूहानी लीडर बने थे, तभी से दोनों ही देशों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। मतलब जहां ये एक तरीके से पूरे ही वेस्ट एशिया पे इस्लामिक तरीके का गणराज्य बनाने की कोशिश करता है, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री बट इस्लामिक स्टाइल का, वहीं अमेरिकन जो नियो कॉलोनियल और जो नियो इंपीरियल इंटरेस्ट है वो इसके खिलाफ चलते हैं, और यही दरअसल लड़ाई की मूल वजह है। फिर लंबे समय तक क्या किया ईरान ने कि अपने प्रॉक्सीज तैयार किए, जैसे हमास हैं या हिजबुल्लाह है, हूती है, इराकी मिलिशिया, इन सबको तैयार किया उनसे आतंकी हमले करने के लिए, और एक तरीके का ये जितने भी जो नॉन स्टेट एक्टर थे उनको लड़ाई के लिए तैयार किया। तो यहीं से टसल शुरू होता है।
उसके अलावा ये तो हुई एक वास्तविक या मूल वजह। इसके अलावा क्या कारण है? जो रिसेंट रीजन है वो एक तरीके का, अमेरिका में ये जितने भी हथियार बनाने वाली लॉबी है वो काफी ताकतवर है। इनका अगर आप बिजनेस देखेंगे तो 380 बिलियन है। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, अगर मान लो हमारे पास 60-70 बिलियन हो तो हम एक इनिशियल स्टेज पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। तो ये तो बिलियंस में बात हो रही है, तो हम समझ सकते हैं कि कितना भयानक वो लॉबी है। और दुनिया का जितना भी जो हथियारों का एक्सपोर्ट है जी। उसका लगभग 44% अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। तो अगर लड़ाइयां नहीं होगी पूरी दुनिया में, भारत पाकिस्तान नहीं लड़ेंगे, ये ईरान का और इजराइल का टेंशन नहीं होगा, अगर यूक्रेन की रशिया से लड़ाई नहीं होगी तो उनके हथियार बिकेंगे कहाँ? वो पड़े पड़े सड़ेंगे, कौन खरीदना पसंद करेगा? जी। तो अमेरिका के जितने भी ये जो हथियार बनाने वाले लोग हैं, इनकी मर्जी है कि लड़ाइयां चलती रहे पूरी दुनिया में। तो एक तो ये सबसे बड़ा कारण है। एक दूसरा कारण ये भी हमें समझना होगा कि वहां पे एक काफी ताकतवर लॉबीज है, जहाँ काफी पॉलिटिशियंस उसमें रहते हैं, खासकर जो तेल भंडार वगैरह जो हैं वो वाली लॉबी। तो वहां के कहीं ना कहीं उनकी टेढ़ी नजर जो ईरान के गैस और तेल भंडार पर भी है जी। और कहीं ना कहीं जो अमेरिकी वर्चस्व है पूरे वेस्ट एशिया उसको चुनौती देता है ईरान। अंतिम वजह जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि चीन और रूस जैसे देश अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देते नजर आते हैं हमें हर जगह। और ईरान दरअसल उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। मतलब ये लड़ाई केवल ईरान और अमेरिका और इजराइल की ना होकर इसके पीछे लंबी महाशक्तियां भी काम करती है। तो ये दोनों महाशक्तियों को लिमिटाइज करने, उनको अपनी जगह बताने के लिए पहले क्या किया कि जो सीरिया में जो रूस समर्थित सरकार थी उसको बदला गया, जो वेनेजुएला में जो चीन रूस समर्थित सरकार थी उसको बदला गया। वेनेजुएला में रिजिम चेंज होने से चीनी हितों को बहुत नुकसान पहुंचता है क्योंकि वहां से बहुत अच्छी खासी संख्या में तेल आता है। और अब ये हॉर्मुज स्ट्रेट और ये सब बंद करने के बाद में जो खार्ग आइसलैंड जिसकी मैंने बात की, जिसका अधिकांश तेल बहुत ही सस्ते दामों पे चीन ले जाता है, तो कहीं ना कहीं चीन की एनर्जी सिक्योरिटी को भी नुकसान पहुंचाना है, रशियन इंटरेस्ट को वहां से वेस्ट एशिया से निकाल फेंकना है। तो ये तमाम वजह हैं जो बड़ी पॉलिटिक्स और उसका हिस्सा है। तो हमें इसको इसी संदर्भ में देखना चाहिए। नंदिनी जी। और मेरे साथ मेजर अभिनय जी भी जुड़े हुए हैं। अभिनय जी, तेहरान हो गया या बाकी के शहर की अगर मैं बात करूं, हमले करना लगातार, और इसी बीच ईरान को जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ईरान को झटका लग चुका है क्योंकि ऑलरेडी एक बड़े नेता जो है वो उनके मारे जा चुके हैं, और एक तरफ कहा जा रहा है कि मुश्तबा खामेनेई जो है वो अंडरग्राउंड है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो क्या ईरान का जो एक पावर है वो अब कमजोर होता हुआ दिख रहा है, या इसके बाद ईरान का अगला स्टेप क्या हो सकता है? देखिए, ईरान, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ईरान तो रिटेलिएशन जारी रखेगा। वो डिसेंट्रलाइज्ड कमांड के तहत काम करता है। उनके आईआरजीसी लोकल कमांडर्स हैं, उनको ऑलरेडी फ्रीडम दी गई है कि वो रिस्पॉन्ड करें, और वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बट ये जहां तक ये जो लीडरशिप लॉस का सवाल है, ये एक बड़ा मुद्दा है। ये एडिशनल प्रेशर क्रिएट कर रहा है जो कि पहले में देखने में आया था। जो इंसर्जेंसी चल रही थी, सीरिया में चल रही थी, इराक में चल रही थी, वहां पे आईआरजीसी को ये सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ी है क्योंकि वहां पे केवल सोल्जर्स ऑन ग्राउंड थे, बूट्स ऑन ग्राउंड थे उनके, और लोअर लेवल पे जो सोल्जर्स थे वो इंसर्जेंसी को अंजाम दे रहे थे। तो यहाँ पे टॉप लेवल लीडरशिप, मिडिल लीडरशिप और ग्राउंड बेस लेवल सोल्जर्स, हर लेवल पे ही एक अमेरिका और इजराइल का डायरेक्ट हमला है। तो प्रेशर्स बिल्कुल अलग तरह से काम कर रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ी देर तक मैं कहूँगा बिल्कुल ही बैलेंस में, युद्ध का जो गेम प्लान चल रहा है इसमें बिल्कुल ही बैलेंस पे चल रहा है। एंड यहाँ से स्थिति किसी भी तरफ, अमेरिका की तरफ भी जा सकती है, और अगर अमेरिका छोड़ के जाए यहाँ से युद्ध को बीच में, तो ईरान की तरफ भी जा सकती है। इसलिए मैं थोड़ा सा भी इसमें थोड़ा बैलेंस लेके चलूंगा। जी बिल्कुल अभिनय जी, लेकिन लगातार जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जंग जो है जल्द खत्म हो जाएगी, समझौता जो है कोई ना कोई कर लेगा, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने लगातार निकल करके आती हैं वो कुछ और ही बयां करती हैं। आपके नजरिए से जो ट्रंप का कहना है कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी, क्या लगता है आगे आने वाले समय में? देखिए, काफी मुश्किल काम है ये। इसका कारण, डायरेक्ट रीजन मैं बताता हूँ। ये जो वहां की जो आर्मी है, फौज है, और जो वहां की आईआरजीसी है, रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, वो
आम आदमी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जो वहाँ की जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं, उनमें उनमें वो बराबर शरीक होता है। वो चाहे वो शिपिंग हो, चाहे वो रिलीजियस एक्टिविटीज हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो इलीगल ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर हो, चाहे वो ड्रग ट्रेड हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का और भी ट्रेड, लोकल व्यवसाय भी हो। तो वहाँ के जो कमांडर्स हैं, लोकल लेवल कमांडर्स हैं और सोल्जर्स हैं, वो डायरेक्टली स्टेट से जुड़े हुए हैं और उनका व्यवसाय भी जुड़ा हुआ है। तो एक आम नागरिक की डेली जो लाइफ है, उससे जुड़े रहने के कारण ये वहां पे एक रिजीम चेंज का ऑप्शन और इंटरनल चेंज का ऑप्शन मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। और इस लिहाज से ये समझना कि जल्दी ही युद्ध खत्म हो जाएगा, जी, ये कहना मुश्किल है। हाँ, ये अमेरिका अपने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डिग्रेड करने में जरूर कामयाब हो रहा है, जी, और वो कर सकता है, खास करके हवाई और नेवल जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं। जी। बट ग्राउंड लेवल पे क्या चेंजेस आएंगे, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये एक छोटी लड़ाई नहीं है, जी, ये थोड़ी लंबी लड़ाई चल सकती है। जी बिल्कुल मेजर अभिनय जी, जिस तरीके से आपने कहा, और सबसे बड़ा सवाल यहीं पे खड़ा होता है कि आखिरकार ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी। फिलहाल समय की कमी के कारण मुझे ये चर्चा यहीं पे रोकनी पड़ रही है। आप दोनों गेस्ट पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल मिडिल ईस्ट में जंग का 19वां दिन है और सवाल अभी भी यहीं पर है कि आखिरकार ये जंग कहां जाकर के रुकेगी और इस जंग को रोकने का आखिरकार कोई रास्ता है तो वो क्या है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।